लेकिन इनके पास आसान तरीका यही है कि कैसे हिंदू मुसलमान करो और वोट पोलराइज कर लो। इन्होंने ना तो रोजगार पे बात करी, ना महंगाई पे बात करी, ना डीजल पेट्रोल पे बात करी, ना किसान पे बात करी, ना ही गरीब पे और ना ही मजदूर पे कोई बात हुई। कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, आपके मुद्दे रोजगार के हैं, आपके मुद्दे बेरोजगारी के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं। लोगों में रिटेलिएशन इतना ज़बरदस्त हो गया कि कब तक देखिए, कब तक बर्दाश्त करें कि अब तो मस्जिद पे बुलडोजर चलाने लगे। कि कुछ लोग हमारी पार्टी में ऐसे हैं जो बीजेपी से मॉनिटर्ड हैं या आरएसएस से, जो ये नहीं चाहते कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, फले फूले। देखिए, उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जहर उगलते हैं अपनी ज़बान से, और उनका टारगेट मुस्लिम से वहाँ पर। आज देश की राजनीति किस जगह पर है कि जितना मुसलमानों को टॉर्चर कर लो उतना बड़ा नेता बीजेपी का बन जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी आपको बीजेपी में आने के लिए अप्रोच किया? देखिए, मेरी आइडियोलॉजी मेरे नेता मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपनी लोकसभा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि वो किस सोच के साथ वोट करें? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया, देश को संविधान को खतरा है, देश की सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा है। ऐसे में आप इस देश में मुस्लिमों की भागीदारी को कैसे देखते हैं और उनके हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी में मेरे रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के हक की बात करती है और उनको इंसाफ की बात करती है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पॉलिटिक्स की दूसरी चुनाव यात्रा का ये दौर चल रहा है और अब हम अमरोहा के बाद पहुंचे हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। वजह क्या है कि मुरादाबाद से टिकट को लेके जो सस्पेंस बना हुआ था वो क्लियर हो गया है। मुरादाबाद से एसटी हसन साहब सांसद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। पर इस बार ऐसा क्या हुआ समाजवादी पार्टी के अंदर कि एसटी हसन साहब का टिकट कट गया, जबकि वो एक लंबे अंतर से जीते थे। यहाँ पर उनके पास अच्छा समर्थन भी था और उन्हें पहले टिकट मिला भी था, लेकिन ऐन मौके पर कुछ परिवर्तन हुए। सोशल मीडिया पर और तमाम जगह पर दो तीन तरह की बातें हैं कि शायद इस फैसले में आजम खान साहब का हाथ था, या कहें कि उनकी चिट्ठी आई थी या फ़ोन आया था। कई तरीके के दावे अलग अलग दिए जा रहे हैं। हमारे साथ खुद एसटी हसन साहब मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चुनावी दंगल के कार्यक्रम में। पहला सवाल मैं यही लूँगा कि 5 साल आप मुरादाबाद में रहे और मुरादाबाद एक हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि 50% मुस्लिम आबादी है और आप सदन में भी इस बारे में बात करते हैं कि मुस्लिमों के हक की बात होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट भी करना चाहती है, फिर एक जीते हुए प्रत्याशी का टिकट कट जाता है। क्या कारण लगता है आपको? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे टिकट दे दिया था। मैंने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया था। पता चला अचानक एक बाहर की एक व्यक्ति आ गई और उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन करा और मेरा निरस्तीकरण का लेटर वो लेके आई थी अखिलेश यादव जी का। मेरी बात हुई अखिलेश यादव जी से और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो और चुनाव आप ही लड़ोगे, मैं इनके निरस्तीकरण के कागज़ भेज रहा हूँ। क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था तो उन्होंने कहा चार्टर्ड प्लेन से आएंगे और आप दाखिल कर देना और आप ही चुनाव लड़ोगे। कागज़ आए, यहाँ पे मुंडा पांडे पे एयरपोर्ट पे आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लेके आए थे और जो पार्टी के एडवोकेट हैं वो भी लेके साथ थे। वो हमारे यहाँ के एक बाहरी व्यक्ति जो नेतागिरी कर रहे हैं वो उन्हें ट्रैप कर लिया। मेरे मुखालिफ हैं वो, अब उन्हें लेकर वो रामपुर चले गए। रामपुर में उलझाए रहे। 3:02 पे मेरे पास व्हाट्सएप आता है कि डॉक्टर साहब डीएम साहब से पूछ लिया, अगर एक्सेप्ट कर लें तो हम ये पेपर आप यहाँ से एयरपोर्ट से कलेक्ट कर लें। डीएम साहब जाहिर है अब 3:02 हो गए तो कैसे कर लेते। 4:20 पे मेरे पास वो पेपर आया और मेरे लिए बेकार थे वो। अखिलेश यादव जी ने अपना पूरा काम करा, लेकिन जो उनकी जो विश्वसनीय लोग हैं उन्होंने विश्वासघात करा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमारी पार्टी में ऐसे हैं जो बीजेपी से मॉनिटर्ड हैं या आरएसएस से हैं,
जो ये नहीं चाहते कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, फले फूले। और मेरा तो यही कहना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आस्तीन के सांपों पे ध्यान रखना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान पार्टी का हो जाएगा। ये जो सोशल मीडिया पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है सर कि आज़म खान वर्सेस एसटी हसन, मैं ये सीधे तौर पे सवाल करूंगा और ये थोड़ा तीखा सवाल भी होगा। क्या ऐसा सच में है कि पिछले 8-10 सालों में आपके और आज़म खान के संबंध खराब हुए हैं और वो चाहते थे आपका टिकट कटे? इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये सोशल मीडिया पे बयानबाजी चल रही, ट्वीट हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ इसमें सच्चाई कितनी है। देखिए, आपने खुद ही कहा इसका कोई प्रूफ नहीं है। मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारों में ये बात आ रही है जी। लेकिन मैं जानता हूँ कि आज़म खान साहब ने मुझे 2019 में लड़ झगड़ के मुझे टिकट दिलवाया था। मेरी कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और मैं समझता हूँ उन्हें भी नहीं होगी। जब वो अभी ज़मानत पे आए थे, मेरे घर भी आए थे और मैं भी उनके पास गया था। तो ऐसा क्या प्रेशर हुआ कि आज़म साहब नाराज़ हो गए या उन्होंने मेरा टिकट कटवाया? और मेरा तो यकीन था कि वो नाराज़ भी हों अगर, तो कभी मेरा बुरा नहीं चाहते। मेरा उनका साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लाइफ से है और हमेशा मैंने उनका सपोर्ट करा है और हमेशा कोशिश ये करी कि आज़म खान साहब को कहीं कोई तकलीफ़ ना हो। सर एक और सवाल, 50% मुस्लिम हैं उस मुरादाबाद की सीट पर और एक बड़ा गेम चेंजर रहते हैं। यही वजह थी कि आपको लगभग 6 लाख के आसपास का वोट मिला, 6.5 के आसपास। मैं ये समझना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। टीवी मीडिया पर दो तरह की बातें हैं। कुछ लोग उनको एक माफिया के तौर पर देख रहे हैं। अखिलेश यादव, मायावती, ये तमाम लोग उनको एक बेहतर नेता या पिछड़े शोषित वंचित तबके के नेता के तौर पर देख रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि जब दो पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक व्यक्ति को शोषित और वंचित तबके का नेता देखते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसे माफिया बताने पे कैसे तुला रहता है? क्या कारण है इसका? देखिए, ये तो अदालतों के ऊपर है कि वो क्या थे, क्या नहीं थे, क्या इल्ज़ाम सही हैं, क्या गलत हैं। अदालतें तय करती हैं हमारी, और हम सब अदालतों पे विश्वास करते हैं। मीडिया कह दे, सरकार कह दे माफिया हैं या नहीं है, हम इस बात को कंफर्म तो नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा संविधान है वो क्या कहता है, जिस तरह से जो शुबे हैं इस वक्त उनकी मौत के, ये कहा जा रहा है कि उनको जहर स्लो पॉइजनिंग की गई। उन्होंने खुद भी इस बात का खदशा जाहिर करा था और उन्होंने ये भी कहा था मेरा मर्डर हो सकता है जेल के अंदर। ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। हमारी तो डिमांड सिर्फ यही है कि हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए, और उनके जो विसरा हैं पोस्टमार्टम में निकाले गए हैं उनको सरकारी लैब के साथ साथ प्राइवेट लैब्स में भी टेस्टिंग होनी चाहिए, और यूपी से बाहर हो तो ज़्यादा बेहतर है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज वहाँ बैठा है तो। आपकी कभी मुलाकात हुई मुख्तार अंसारी से? नहीं, मेरी कभी नहीं हुई। उनके भाई अफजाल अंसारी साहब हमारे 2019 में चुनाव लड़ के वो आए थे, 17वीं लोकसभा में हमारे साथी थे। वर्तमान समय में पिछले 10 साल से जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और लगभग 7 साल से अगर देखें तो प्रदेश में भी सरकार है। इस सरकार के कामकाज को आप कैसे आंकते हैं? आपको क्या लगता है कि जैसे आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं, आपके मुद्दे रोजगार के हैं, आपके मुद्दे बेरोजगारी के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, फिर भी वोट कन्वर्जन नहीं हो पाता है। ऐसी क्या वजह है कि वोट कन्वर्जन नहीं हो रहा है, और इस सरकार के कामकाज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम सब भारत के लोग धार्मिक लोग हैं और अपने धर्म को दुनिया के हर चीज़ से ऊपर रखते हैं। पेट में अगर रोटी नहीं मिल रही है तो मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। हम उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उस चीज़ का फ़ायदा उठाया इस पार्टी ने
और धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। देश के हालात इतने ख़राब हैं, मुझसे आपसे छुपे हुए नहीं हैं। इन्होंने ना तो रोज़गार पे बात करी, ना महंगाई पे बात करी, ना डीजल पेट्रोल पे बात करी, ना किसान पे बात करी, ना ही गरीब पे और ना ही मजदूर पे कोई बात हुई। विकास तो हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे और लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे हम भी बढ़ रहे हैं, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के बढ़ रहे हैं हम। लेकिन इनके पास आसान तरीका यही है कि कैसे हिंदू मुसलमान करो और वोट पोलराइज कर लो। और इनके बड़े नेता जब 80-20 की बात करते हैं, गांधी के इस देश में जिसमें हिंदू मुसलमान प्यार मोहब्बत से रहते हैं और जिन्होंने अपना खून दे के हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक वक्त वो भी आएगा इस देश के अंदर जहाँ 80-20 की बात होगी। तो ये धार्मिक भावनाओं को धर्म का सहारा लेके सियासत अपनी मंजिलें तय कर रही है, जो देश की बुनियाद को हिला रही है। अगर बुनियाद ही ख़राब हो गई, अगर सांप्रदायिक सौहार्द ही ख़त्म हो गया, दो बड़ी आबादियों के बीच में अगर टेंशन शुरू हो गए, तो आप इसके ऊपर कितनी बड़ी इमारत बना दी, एक न एक दिन कोलैप्स कर जाएगी। एक बयान सर आपका आया कि ना मैं चुनाव लड़ूंगा, ना चुनाव में किसी का समर्थन करूंगा। इसके बाद से सरगर्मी तेज़ हो गई, क्योंकि अगर आपका समर्थन इस सीट से नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी के लिए बेशक मुश्किलें खड़ी होंगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये बयान आपने दिया था, और दूसरा, क्या सच में अभी भी आपका स्टैंड यही है? देखिए, मैंने ये ऐलान किया है कि मुरादाबाद में मैं अपनी पार्टी की प्रत्याशी को प्रचार नहीं करूंगा, और उसकी वजह भी बताई है मैंने। जाहिर है, आपने देखा होगा मुरादाबाद में घूम के लोग कितना प्यार करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह लोग बात करते करते उनकी आंखें भर आती हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की, मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि आपका टिकट कटा है। उन्होंने कहा कि आप ही यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसा मैंने अगर 11 लोगों से बात की होगी तो 6 से 7 लोगों का यही कहना था कि एसटी हसन साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो लोग मेरे लिए दिन रात मेरे साथ हैं, हर दुख दर्द में मेरे साथ हैं, जिन लोगों ने रमज़ान के बाद मेरे लिए मन्नतें मांगी, रोज़े रखने की, दरगाहों पे जाने की, कुरान ख़वानी कराने की, वजीफ़े कराने की, प्रार्थना कराने की मंदिरों में जाकर, जिन लोगों ने यज्ञ माने हैं, अगर मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा तो उनके दिल टूट जाएंगे। फिर सियासत तो बात की चीज़ है कि इंसानियत की बात नहीं होगी मेरे लिए कि इतने प्यार करने वालों को छोड़ के उनके जज्बात पे लात मार के मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नाराज़ नहीं होंगे आपके इस फैसले से? मैं तो समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ज़्यादा स्वाभाविक व्यक्ति हैं। उन्हें मालूम है कि ये नेचुरल चीज़ है, इंसानी फितरत है, ये स्वभाव है, ये स्वभाव है, तो होना ही है। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मैंने आपका एक बयान पढ़ा। ये बयान हल्द्वानी हिंसा को लेकर के था। आपने कहा कि पाप का घड़ा भर गया था इसलिए ऐसा हुआ। कौन से पाप हैं, मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जहर उगलते हैं अपनी ज़बान से, और उनका टारगेट मुस्लिम्स है। वहाँ पर 2-2 साल पुराने मज़ारात, दरगाहें जो वन क्षेत्र में थे, उन पे बुलडोज़र चल गए। मस्जिद और मदरसे पे बुलडोज़र चल गया। सुनने में आया कि 200 दरगाहों पे इन्होंने सफाई कर दी वहाँ। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? क्या मंदिर को तोड़ना पाप नहीं है? क्या मस्जिद को तोड़ना पाप नहीं है? क्या वन क्षेत्र हमारी आस्थाओं से ऊपर है? तो जब पाप का घड़ा भर गया तो फूट गया। लोगों में रिटेलिएशन इतना ज़बरदस्त हो गया कि कब तक देखें, कब तक बर्दाश्त करें, कि अब तो मस्जिद पे बुलडोज़र चलाने लगे। एक वक्त, एक दौर वो था कि आदमी मस्जिद और मंदिर का एहतराम करता था, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो हिंदू भाई जगह दे देते थे, अपना कपड़ा बिछा देते थे,
सड़क के ऊपर। जयपुर में मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई हिंदू भाई ट्रेन के अंदर अगर सुबह उठ के पूजा कर रहा है तो मुसलमान भाई उसको जगह देते थे कि आप पूजा करिए। आज क्या है, नमाज कैसे पढ़ ली, पूजा क्यों कर ली, कौन जिम्मेदार है इसका? 1857 में मुरादाबाद के अंदर जब अंग्रेज़ों से जंग हो रही थी तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि एक मंदिर है यहाँ पे, उसके नीचे तहखाना है। अंग्रेज़ों से डर के हिंदू मुसलमान छुप गए उस तहखाने में। एक तरफ मुसलमान नमाज पढ़ते थे, एक तरफ हिंदू भाई अपनी पूजा करते थे। ना किसी का धर्म भ्रष्ट हुआ, ना मंदिर अपवित्र हुआ, ना किसी की नमाज भ्रष्ट खराब हुई। आज किस जगह खड़े हैं हम? यहाँ मंदिर ना हो, यहाँ मस्जिद ना हो, यहाँ नमाज ना हो, यहाँ आसान ना हो। क्या पैदा करने वालों को ही बांट लिया हमने? मेरा पैदा करने वाला और आपका पैदा करने वाला क्या अलग अलग है? मैं अल्लाह कहता हूँ, आप ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है। अलग अलग तरीक़ों से उसको याद करते हैं। तो हमारी सियासत, हमारी राजनीति देश की जिस दिशा में जा रही है, ये हमारी अनेकताओं में एकता जो हमारी विशेषता है उसको बर्बाद ही नहीं कर रही, बल्कि आगे आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रही है। क्या एसटी हसन साहब आने वाले दौर में किसी और पार्टी का रुख कर सकते हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी आपको बीजेपी में आने के लिए अप्रोच किया? देखिए, मेरी आइडियोलॉजी, मेरे नेता मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी, मैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ हूँ। मैं सियासत आइडियोलॉजी की करता हूँ, ना कि पद की कर रहा हूँ कि मैं एमपी बन जाऊँ, एमएलए बन जाऊँ। ये लालच नहीं है मेरे अंदर। मैं इंसान की सेवा के लिए काम कर रहा हूँ। बग़ैर भेदभाव के काम होना चाहिए। दबे कुछ लोग के आंसू पूछने चाहिए। यही मेरे नेता मुलायम सिंह यादव जी के सिद्धांत थे, यही अखिलेश जी के सिद्धांत हैं। तो मैं सिद्धांतों से नहीं हटूँगा। आपकी पार्टी का एक बहुत बड़ा नारा है सर, पीडीए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस बार जब सीटें दी गईं तो जया बच्चन को एक बार फिर से सदन में भेजा गया। जया बच्चन पीडीए से नहीं आती हैं। इसको लेकर के विरोध भी हुआ, पल्लवी पटेल ने भी सवाल खड़े किए और भी कई लोगों ने खड़े किए। क्या कारण है कि जब सीट देने की बात आती है तो पीडीए में से पी या डी काटना पड़ता है? देखिए, पीडीए का मतलब ये नहीं है कि सारे विधायक और सारे एमपी जो हैं वो पीडीए से हो जाएंगे। पीडीए का मतलब ये है कि हम पीडीए की मदद करेंगे हर जगह, उनको अपलिफ्ट करने की बात करेंगे। भले से हमें उनको विधायक एमपी भी बनाना पड़ सकता है। जया जी हमारी पार्टी की बहुत बड़ी नेता है और स्टार प्रचारक हैं। अब जहाँ इलेक्शन में जाती हैं वो भीड़ अट्रैक्ट होती है उनकी तरफ, पार्टी को फ़ायदे होते हैं। जब पार्टी उनसे फ़ायदा उठा रही है तो अगर उनको राज्यसभा में भेज रही तो किसी को क्या परेशानी? कृष्णा पटेल को भी तो भेज सकते थे ना, आपके पास 3 सीटें थीं। कृष्णा पटेल और जया जी का स्टेटस एक नहीं है। नहीं, मैं स्टेटस की बात नहीं कर रहा सर। जैसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बाकी 2 जो सीटें थीं उनमें से तो कोई एक दे सकते थे, क्योंकि अभी अगर मैं दूर से देखूं या नज़दीक से भी तो समाजवादी पार्टी के पास पटेल वोट का जो जोन है वो कम हो रहा है। उसको कैसे कवर करेंगे? देखिए, आपका कहने का मकसद ये है कि पीडीए में अगर आपने राज्यसभा में भेजा था तो पटेल या मुसलमान क्यों नहीं भेजा? सीधी सीधी बात करिए ना। क्या मुसलमान भेजी नहीं गई पार्टी ने? कितने एमपी, जावेद अली खान साहब तो अभी भी हैं। भोपाल के एक साहब थे, उनको भेजा था। तज़ीन फातिमा को भेजा था, आज़म खान साहब को भेजा था। कितने एमपी बनाए, कितनों को एमएलसी बनाया। पटेल बनाए या नहीं बनाए उसका मेरे पास आंकड़ा नहीं है। तो अभी कोई ऐसा तो है नहीं कि दुनिया की रफ्तार ख़त्म हो गई, आगे कुछ हो गई नहीं। आगे इन लोगों को ही बनाया जाएगा। नहीं, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि ट्विटर पर ऐसे मैसेजेस चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने सेंटर टेबल दी कृष्णा पटेल को और उन्हें राजमाता कहा। लोकसभा चुनाव आया तो उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन नहीं है। ये पूरी कम्युनिटी एक तरह से इस बात से नाराज़ हुई। मैं समझना चाह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में जहाँ पर एक वोटर 12 से 13% है, अखिलेश यादव जैसे समझदार नेता उसको नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? अखिलेश जी ने हमेशा पटेलों का साथ दिया है।
कोई ये नहीं बता सकता कि अखिलेश जी ने इनकी बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि ये पटेल हैं। वो तो बीजेपी वालों की भी मदद कर देते हैं। उनका तो स्वभाव ऐसा है, उनके संस्कार इस तरह के, तभी तो आज ये प्रॉब्लम पैदा हो गई कि उनके संस्कार और उनका सॉफ्ट नेचर, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। एक आखिरी सवाल और मजबूत सवाल, आप इस सीट से समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी किसी और सीट पर आपको एक प्रचारक के तौर पर इनवाइट करती है, वो आसपास का कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि जितना मैं समझता हूँ यहाँ से सटे हुए 3-4 लोकसभा क्षेत्रों में आपका नाम पहुँचता है, क्या आप वहाँ पर जाएंगे? यकीनी तौर पे अगर मुझसे कहते हैं तो मैं ज़रूर जाऊँगा, पार्टी का प्रचार करूँगा, यहाँ की मेरी मजबूरी है। कोई एक मैसेज जो आप अपने लोकसभा के लोगों को देना चाहते हो टिकट कटने के बाद, कि जो लोग आपसे उम्मीद लगाकर बैठे थे, वो मैसेज मैं चाहूँगा दें, क्योंकि ये एक बड़ी भावुक अपील थी जो आपका लास्ट वीडियो ट्विटर पर था, वो मैंने देखा। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपनी लोकसभा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि वो किस सोच के साथ वोट करें? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया, देश को संविधान को खतरा है, देश की सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा है, प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को खतरा है, देश के अंदर बाकी चीज़ें, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे किसान की परेशानियां हो, मजदूर गरीब की हालात हो, वो सब कुछ है एक तरफ है, लेकिन देश का संविधान और सांप्रदायिक सौहार्द सर्वोपरि है। संविधान के बचाने के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए वोट करें। एक सबसे ज़रूरी सवाल, इस देश की आज़ादी में जितना भागीदारी हिंदुओं की है उतनी ही मुसलमानों की और सिखों की और ईसाइयों की है। ये तमाम लोग इस देश के नागरिक हैं और ये देश इन सबसे चलता है। पिछले 8-9 सालों में जिस तरह से एक विशेष पार्टी ने एक विशेष तबके को नकारा है, उस पार्टी में ना तो अब सांसद मुस्लिम बचे हैं, राज्यों के भीतर ना विधायकों को मुसलमान बनाया जा रहा है। ऐसे में आप इस देश में मुस्लिमों की भागीदारी को कैसे देखते हैं और उनके हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी में मेरे रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के हक की बात करती है और उनको इंसाफ की बात करती है, उनको उनका हक देना चाहती है, और आज तक का इतिहास इसी बात का है। समाजवादी पार्टी ने एमपी भी बनाए हैं, एमएलए भी बनाए हैं, और उनको बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर भी भेजा है। समाजवादी पार्टी के प्लेटफार्म से ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम मुसलमानों के हक की बात की जा सकती है और उनको इंसाफ दिलाया जा सकता है। आज देश की राजनीति किस जगह पर है कि जितना मुसलमानों को टॉर्चर कर लो उतना बड़ा नेता बीजेपी का बन जाता है। तो चाहे वो अपनी ज़बान से करें, और मेनली ज़बान से ही करते हैं, या उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा के करें। समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमने हमेशा परसेंटेज के हिसाब से 20% अगर मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, तो योजनाओं में 20% का आरक्षण उनको दिया है, पहले भी दिया है, और हमेशा हमने एमपी एमएलए में भी बराबर की साझेदारी दी है। एक और सवाल, जब ये बात हो ही गई है, ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और वो तमाम सीटें जहां मुस्लिम बहुल्य हैं और मजबूत हैं समाजवादी पार्टी के लिए या बीएसपी के लिए भी, जहां लेकिन मुस्लिम बहुल्य हैं, उन सब जगह से चुनाव लड़ने की तैयारी है। क्या लगता है, पतंग अगर साइकिल में उलझ गई तो रफ्तार कुछ कम हो सकती है? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है, ओवैसी साहब यूपी से उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़े करे, और ये अच्छी बात है कि मुस्लिम वोट नहीं बंटना चाहिए। मैं उनके इस कदम की सराहना करता हूँ अगर ऐसी बात है, और ओवैसी साहब भी एक जिम्मेदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी लड़ने का हक है, और ये इस बात का भी उनको ख्याल रखना चाहिए और कि कहीं ना कहीं सेकुलर वोट में डिवीज़न ना हो उनकी वजह से। तो ये एसटी हसन साहब थे जो हमारे साथ आज के इस इंटरव्यू में मौजूद थे, और इन्होंने लगभग 30 से 40 साल का वक्त समाजवादी पार्टी को दिया। अगर मुरादाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी जीती तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था।
फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती ये है कि तमाम लोग जो समाजवादी पार्टी से नाराज हैं या समाजवादी पार्टी का जो कोर कमेटी है उसके फैसलों से नाराज हैं, उन्हें कैसे मनाया जाए, किस तरह से पार्टी को दोबारा मजबूती से खड़ा किया जाए और मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाए। हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस चुनाव यात्रा की सभी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।